प्यारे बच्चों, नाभिकीय ऊर्जा नामक केमिस्ट्री का लेसन हम लोग पढ़ रहे थे और हमने आपको इस लेसन में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया है यशपाल जी। जैसा कि आपने कल देखा था और समझने का प्रयास भी किया था कल की क्लास में, आप सभी लोगों ने नाभिकीय बल और नाभिक का संतुलन हमने एक्सप्लेन किया था आप सभी को। याद करिए बच्चों, ऐसे सभी तत्व जिनका परमाणु भार और परमाणु क्रमांक बहुत डिफरेंस में हो, माने जिन जो है परमाणुओं के प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या में 1:1 का अनुपात नहीं रहता, 1 और 1 का अनुपात नहीं रहता, अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बहुत ज़्यादा डिफरेंस संख्या में होते हैं, समान नहीं रहते, उनके बीच कार्य करने वाला नाभिकीय बल। नाभिकीय बल का मतलब प्रोटॉनों और प्रोटॉनों के बीच का बल, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के बीच का बल, न्यूट्रॉनों और न्यूट्रॉनों के बीच का बल। हमारे नाभिक का निर्माण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम्मिलन से होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जहाँ तक रहते हैं वही इलाका नाभिक होता है। तो प्रोटॉनों के बीच का बल या न्यूट्रॉनों के बीच का बल या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच का बल नाभिकीय बल होता है। और बच्चों, जैसा कि आप जान रहे हैं, हमने आपको समझाया था कि अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर्याप्त संख्या में नहीं है, समान नहीं है, इनमें 1:1 का अनुपात नहीं है, तो ऐसे नाभिकों के बीच न्यूक्लियनों को बांधे रखने वाला, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को आपस में इकट्ठा करने वाला नाभिकीय बल कमजोर रहता है और इस कारण ऐसे नाभिक अस्थायी नाभिक होते हैं और इसमें जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग अलग संख्या में हटते रहते हैं, माने नाभिक टूटता रहता है, विखंडित होता रहता है और किसी अन्य तत्व के नाभिक का रूप अख्तियार करता रहता है। माने कोई नाभिक है, उसका जो है टूटाव हुआ, जैसे पहले नाभिक का परमाणु भार मान लो 20 है, उसमें 2-3 निकल गए, 17 बचा, तो अब ये कोई दूसरे तत्व की संरचना पा गया, कोई दूसरा तत्व पा गया, बन गया। ऐसे ही अलग अलग नए नए तत्वों के रूप में बढ़ता रहता है और तब तक ये क्रिया होती है जब तक कि अस्थायी नाभिक स्थायी नाभिक की संरचना ना प्राप्त कर ले। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे कि जो लेड तत्व है, लेड, इसके जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या में 1:1 का अनुपात है और यहाँ तक के परमाणु क्रमांक वाले जितने तत्व हैं वो सब स्थायी नाभिक वाले तत्व होते हैं। लेड के ऊपर के जितने तत्व हैं सभी जो है में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या में 1:1 का अनुपात नहीं रहता, सभी अस्थायी नाभिक होते हैं। और बेटा, लेड के ऊपर के जितने भी तत्व हैं अगर उनका विघटन होता रहे, उनके नाभिक का विखंडन होता रहे, तो धीरे धीरे जो है अन्य तत्वों की संरचना में आते रहेंगे और जब लेड तक पहुंच जाते हैं तो उनका विघटन रुक जाता है। तो मतलब आप समझ रहे हो कि जो भी रेडियो एक्टिव तत्व जैसे यूरेनियम, रेडियम, प्लेटिनम, थोरियम, हार्नियम, स्ट्रोंसियम वगैरह ये सब हैं, ये सब के नाभिक टूटते टूटते विघटित होते 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 कौन सा जो है रूप पा जाए, जब लेड तक पहुंच जाए तो जो है इनका विघटन रुक जाता है। हालांकि ये विघटन वगैरह रेडियो एक्टिव था, रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड है, हम लोग इसको नहीं पढ़ना है, न पढ़ेंगे ही। तो हम यहाँ नाभिकीय बल से रिलेटेड थे, नाभिकीय बल को समझा रहे थे। कल हमने आपको समझाया था बेटा कि केमिस्ट्री की बात है लेकिन माइंड में कब करना है। केमिस्ट्री कहती है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर नाभिक की संरचना देते हैं, माने जहां परमाणु का समस्त प्रोटॉन और समस्त न्यूट्रॉन केंद्रित होता है वही अल्प भाग नाभिक कहलाता है। और आप ये जान रहे हो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बहुत पास पास होते हैं क्योंकि इनका घनत्व, नाभिक का घनत्व 10⁻17 के कोट में होता है, माने प्रोटॉन न्यूट्रॉन बहुत ही पास होते हैं। अब यहाँ पर सोचने वाली बात कल हमने समझाया था आपको, ये है कि प्रोटॉन एकदम पास में है,
जबकि स्नेहा ओझा कह रही हैं कि प्रोटॉन और प्रोटॉन धन आवेशित होते हैं और इसलिए दो प्रोटॉन अगर कभी पास आए तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दूर करेंगे। पास तो हो ही नहीं सकते, कि हो सकते हैं, लेकिन नाभिक एक ऐसी जगह है जहां प्रोटॉन बहुत ही पास होते हैं, माने धनावेशित कण बहुत ही पास होते हैं। तो कैसे संभव हो पाया ये? प्रोटॉनों और प्रोटॉनों के बीच कार्य करने वाले वैद्युत प्रतिकर्षण बल की तुलना में कई हजार गुना ज्यादा यहाँ पर ऊर्जा होती है और बल होता है, जिसके कारण जबरदस्ती प्रोटॉन और प्रोटॉन या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन आपस में बंधे रहते हैं, समाहित रहते हैं, संकेंद्रित रहते हैं। और हमने कल बहुत बढ़िया उदाहरण देके समझाया था कि प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को आपस में बांधे रखने हेतु, केंद्रित करने हेतु, नाभिक की संरचना प्रदान करने हेतु जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, दैट एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है, बंधन ऊर्जा कहलाती है। यहां बच्चों नाभिकीय बंधन ऊर्जा को हमने आपको बहुत मस्त समझाया था। नाभिकीय बंधन ऊर्जा, गौर से ध्यान दीजिएगा, किसी नाभिक के प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों को आपस में बांधे रखने हेतु या नाभिक की संरचना प्रदान करने हेतु आवश्यक ऊर्जा की मात्रा नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है। बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा चाहिए किसी नाभिक के प्रोटॉन न्यूट्रॉन को आपस में बांधे रखने के लिए, नाभिक की संरचना देने के लिए। और ये ऊर्जा आती कहाँ से है? जैसा कि कल एक्सप्लेन किया था, बहुत मस्त समझाया था। जो लोग कल नहीं आए थे, कल की वीडियो देख लेंगे कि आपको एक्सप्लेन किया था कि ये जो नाभिक का द्रव्यमान होता है यही कन्वर्ट होता है ऊर्जा में, और जब नाभिक का द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित होता है तो हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है द्रव्यमान क्षति से या नाभिक के द्रव्यमान की कमी से ऊर्जा मिलती है बंधन ऊर्जा के रूप में। आपको एक्सप्लेन किए थे कि जो नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान होता है, साइंटिस्टों ने देखा है कि नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है, नाभिक में स्थित सभी प्रोटॉनों और सभी न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों के संपूर्ण योग से कम रहता है। आपको कल समझाए थे हम उदाहरण देकर कि अगर कोई एक झोला हो और उसमें हम 3 किलो टमाटर और 5 किलो आलू डालें और झोले का वजन तौले तो निश्चित तौर पे 8 से थोड़ा बहुत ज्यादा मिले चाहिए, क्योंकि झोले का वजन शामिल हो जाएगा। लेकिन अगर हम 3 किलो टमाटर और 5 किलो आलू झोले में डालें और झोले का वजन हमको 6 किलो या 5 किलो दिखे, तब तो ये गड़बड़ बात है ना। मतलब कि जितना हम मटेरियल इसमें रखे हैं, शामिलात करने पर इसका वजन ओरिजिनल वजन से कम हो जा रहा है। ऐसा हो सकता है ना? होता है। ऐसा केवल और केवल नाभिक के केस में होता है। नाभिक में जितना वजन का न्यूट्रॉन और जितने वजन का प्रोटॉन रहता है, इन दोनों के वजन से कम वजन ओरिजिनल नाभिक का होता है। हमने कल यही चीज आपको समझाया था, बताया था कि किसी भी नाभिक का जो प्रमाण भार होता है, वास्तविक द्रव्यमान होता है नाभिक का, वो नाभिक में शामिल प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के संपूर्ण द्रव्यमान से कम होता है। क्यों कम होता है? ये जितना कम होता है इसे ही द्रव्यमान क्षति कहते हैं। द्रव्यमान क्षति का मतलब होता है नाभिक के समस्त प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। वास्तविक द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से कम होता है। क्यों? क्योंकि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है उसका कुछ भाग बदल जाता है बंधन ऊर्जा के रूप में। द्रव्यमान ऊर्जा में बदलता है तो नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है उनका कुछ द्रव्यमान बंधन ऊर्जा में बदल जाता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को आपस में बांधे रखने का काम करता है। और जितना द्रव्यमान ऊर्जा बदलता है वही द्रव्यमान क्षति है, वही द्रव्यमान उतना कम दिखता है। माने 5 किलो प्रोटॉन और 3 किलो न्यूट्रॉन आए तो नाभिक निश्चित तौर पे 8 किलो से कम रहा था, 7 किलो 7.5 किलो का है। आधा किलो या 1 किलो जो ना है प्रोटॉन न्यूट्रॉन के द्रव्यमान ऊर्जा बदल जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बांधे रखने के लिए, आपस में जो है फिक्सअप करने के लिए। तो बच्चों यह जानिए
और समझने का प्रयास करिए कि किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान नाभिक में शामिल समस्त प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों के योग से जितना कम होता है उसे ही द्रव्यमान क्षति कहते हैं। द्रव्यमान क्षति बराबर सैद्धांतिक द्रव्यमान माइनस वास्तविक द्रव्यमान, मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। और यह द्रव्यमान क्षति ऊर्जा में परिवर्तित होती है और इस ऊर्जा के द्वारा किसी भी नाभिक के न्यूक्लियनों को आपस में बांधे रखने हेतु ऊर्जा प्राप्त होती है। तो किसी नाभिक के न्यूक्लियनों को आपस में बांधे रखने हेतु आवश्यक ऊर्जा या बंधन ऊर्जा द्रव्यमान क्षति से प्राप्त होती है। याद करिए बंधन ऊर्जा की एक और परिभाषा बताए थे ओझा जी। पहली परिभाषा क्या बताए बेटा? नाभिक के न्यूक्लियनों को आपस में बांधे रखने हेतु आवश्यक ऊर्जा की मात्रा बंधन ऊर्जा कहलाती है। दूसरा, नाभिक के न्यूक्लियनों को बंधन मुक्त कर देने हेतु, माने हम न्यूक्लियन पर जितना ऊर्जा दे कि वे बंधन मुक्त हो जाएं, टूटकर अलग अलग हो जाएं, उस ऊर्जा की मात्रा को भी हम जो है बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो होता क्या है बेटा कि जैसे कोई भारी नाभिक होता है, बड़ा नाभिक, कोई अगर भारी नाभिक होता है, बड़ा नाभिक, और उस पर जो है हम न्यूट्रॉन कण की बमबारी करते हैं, माने हम उसको ऊर्जा देते हैं। न्यूट्रॉन में द्रव्यमान होता है और यही द्रव्यमान ऊर्जा बदलता है। तो अगर भारी नाभिक पर हम न्यूट्रॉन कण की बमबारी करते हैं, भारी नाभिक को हम ऊर्जा देते हैं, तो ऊर्जा इसकी बंधन ऊर्जा से ज्यादा इसको मिलती है, तो इसका नाभिक टूट जाता है दो या दो से ज्यादा छोटे छोटे नाभिकों में। और किसी भारी नाभिक का दो या दो से ज्यादा छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाना या बट जाना कहलाता है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन को स्ट्रामैन और ऑटोहान वगैरह ने बड़ा डिटेल में देखा था। अभी हम इनके प्रयोग पर आएंगे, दिखाएंगे कि हाँ देखो यूरेनियम का पहले इन्होंने जो है नाभिकीय विखंडन देखा था और देख करके बताया था कि एक परमाणु यूरेनियम का अगर विखंडित होता है तो 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माने इतने मात्रा में ऊर्जा मिलती है, और इस ऊर्जा को अगर बिजली में बदला जाए तो इतने वाट की बिजली बनती है। बकायदा कैलकुलेशन हम लोग पढ़ेंगे अभी स्ट्रामैन और ऑटोहान का, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा नाभिकीय विखंडन के बारे में डिस्कस हो जाता है। तो हम क्या बता रहे थे बेटा कि कोई भारी भरकम नाभिक है और उस पर किसकी बमबारी करो? न्यूट्रॉन कणों की। न्यूट्रॉन कण माने द्रव्यमान कण, मतलब ऊर्जा दे रहे हैं। कितनी ऊर्जा दे रहे हैं? बंधन ऊर्जा से ज्यादा या बंधन ऊर्जा के बराबर। तो जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन कणों की बमबारी की जाती है तो भारी नाभिक दो या दो से ज्यादा हल्के नाभिकों में टूट जाता है। और जब यह टूटाव होता है तो भी बड़ी अजीबोगरीब बात होती है। क्या अजीब बात होती बेटा? जैसे भारी नाभिक 17 किलो का है, इस पर न्यूट्रॉन कण आके टकराया तो दो छोटे छोटे नाभिकों में बंटता है, तो एक नाभिक 5 किलो बन जाता है, वो नाभिक 9 किलो बन जाता है। राहन कै किलो? 17। दो टुकड़ा बहन कै किलो के? हम बताओ तो ये कि 5 के कै किलो बन गया? कुछ तबो कम बना। कितना किलो द्रव्यमान हेराई गया? और वह द्रव्यमान के थम बदल गया हो ऊर्जा में। और जब द्रव्यमान ऊर्जा में बदला था तो अपार मात्रा में अथाह ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो जब बेटा नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है तो अपार मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और बहुत सारे साइंटिस्टों ने नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया के दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा के बारे में कैलकुलेशन किया है, दिखाया भी है कि इतनी ऊर्जा मिलती है, और उस ऊर्जा का दैनिक जीवन में बड़ा इस्तेमाल भी है। साइंटिस्टों ने उस ऊर्जा को अपने तरीके से यूज भी किया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए जरा, नाभिकीय विखंडन है क्या? कोई भारी नाभिक है का दो या दो से अधिक, किसी भारी नाभिक का दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में
विभक्त हो जाना, किसी भारी नाभिक का दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाना। बड़ी मजेदार बात है, ध्यान सुनना। किसी भारी नाभिक का दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में बट जाना। ठीक है, जैसे कोई भारी नाभिक होता है बेटा, इस पर न्यूट्रॉन कणों की बमबारी होती है। किसकी? तो ये भारी नाभिक दो छोटे छोटे नाभिकों में बट जाता है और ये पाया गया है कि 3 नए न्यूट्रॉन भी पैदा होते हैं और अपार मात्रा में ऊर्जा, काफी द्रव्यमान इसका जो है इन दोनों द्रव्यमानों के अलावा ऊर्जा में बदल जाता है। तो बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा बनती है। यहाँ पर ध्यान से समझिए जरा। अभी हम आटोहान वगैरह वाला एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड खोज कर रहे थे, लेकिन जो उन्हें पता लगा कि ये नाभ की विखंडन है, रेडियो एक्टिविटी नहीं है। तो फिर से देखो जरा, ये क्या है? कोई भारी नाभिक है, इस पर किस चीज की बौछार हो रही है? ठीक है, लॉजिक समझ लो क्या होता है। भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन कणों की बमबारी हुई तो 2 नए नाभिक बन गए, हल्के हल्के। इसकी तुलना में 3 नए न्यूट्रॉन भी पैदा हो गए। क्या न्यूट्रॉन बन गए? ठीक है, और अपार मात्रा में क्या गेन हुई? ऊर्जा। यही अपक्रिया क्या कहलाती है? नाभ की विखंडन। किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन कणों की बमबारी करने से भारी नाभिक का 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाने की घटना नाभ की विखंडन कहलाती है। प्रत्येक नाभिक के नाभ की विखंडन प्रक्रिया में 3 नए न्यूट्रॉन भी प्राप्त होते हैं, अपार मात्रा में ऊर्जा बनती है और 2 नए नाभिक बनते हैं। अगर एक बार नाभ की विखंडन की अपक्रिया हो जाए तो ये जो बने हुए नए न्यूट्रॉन हैं, नए हल्के नाभिकों से फिर से टकरा जाएंगे। ये न्यूट्रॉन इससे टकरा गया और ये न्यूट्रॉन, और इस वजह से इसका फिर से विखंडन हो जाएगा। ये 2 हल्के नाभिकों में टूटेगा, प्लस 3 न्यूट्रॉन बनेंगे और प्लस काफी द्रव्यमान ऊर्जा के रूप में प्राप्त होगा। ये वाला बना हुआ न्यूट्रॉन भी बने हुए नाभिक से टकराएगा तो ये भी 2 हल्के नाभिकों में टूट जाएगा, 3 नए न्यूट्रॉन बनेंगे और काफी मात्रा में। एक बार आपने न्यूट्रॉन कर की बमबारी करके नाभ की विखंडन स्टार्ट कर दिया तो बने हुए हल्के नाभिकों से बने हुए नए न्यूट्रॉन पुनः टकरा करके उनका पुनः विखंडन कर देते हैं और प्रत्येक विखंडन प्रक्रिया के दौरान 3 नए न्यूट्रॉन अपार मात्रा में ऊर्जा, 3 नए न्यूट्रॉन अपार मात्रा में ऊर्जा और 2 हल्के नाभिक बनते हैं। आप समझ रहे हो कि अब एक बार विखंडन शुरू हो गया तो विखंडन पे विखंडन हुआ, फिर ये न्यूट्रॉन इनसे टकराएंगे, ये न्यूट्रॉन इनसे टकराएंगे और इनका फिर से विखंडन होगा। 3 नए न्यूट्रॉन बनेंगे, अपार मात्रा में ऊर्जा गेनिंग, ऐसे हम। तो आप समझ रहे हो बच्चों कि जब एक बार नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया करा दी जाती है, एक बार नाभिकीय विखंडन स्टार्ट कर दिया जाता है तो विखंडन पर विखंडन की एक चेन बन जाती है, एक श्रृंखला बन जाती है। विखंडन पर विखंडन तीव्रता से होने लगता है और ये जो विखंडन पर विखंडन लगातार होने लगता है इसे ही हम नाभिकीय विखंडन की चेन रिएक्शन या श्रृंखला विक्रिया कहते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि चेन शब्द आपके दैनिक जीवन में यूज होता है। जैसे बच्चों अगर जो है अभी मान लो अम्बुज जो है सिगरेट पीते हैं, छिपा के पीते हैं, तो अब अगर एक सिगरेट ये पी रहे हैं और वो सिगरेट खत्म हो रहा हो, थोड़ा सा बचाओ तब तक दूसरा सिगरेट उससे जला के शुरू हो जाए और दूसरा जैसे ही खत्म हो रहा है तीसरा बुझने लगा के पीने लगे तो इनको कहा जाएगा चेन स्मोकर। चेन स्मोकर माने श्रृंखलाबद्ध धूम्रपानी, जो श्रृंखला में धूम्रपान कर रहे हैं, बिल्कुल
जो है उसका धुआं बंद नहीं होने दे रहे हैं, लगातार अंदर से बाहर, बाहर से अंदर चल रहा है इनका। तो ऐसे यहाँ नाभिकीय विखंडन, पर विखंडन, पर विखंडन, पर विखंडन, लगातार विखंडन पर विखंडन अगर होता रहे तो नाभिकीय विखंडन का ये जो लगातार प्रक्रम है, विखंडन पर विखंडन जो लगातार चल रहा है, इसे ही हम जो है विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। तो अब एक बार जब नाभिकीय विखंडन करा दिया जाता है तो विखंडन की एक श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है। एक बार जब जो है हम भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन कणों की बमबारी कर देते हैं तो दो हल्के नाभिक, 3 नए न्यूट्रॉन, अपार मात्रा में ऊर्जा बनती है और बने हुए ये नए न्यूट्रॉन नए नाभिकों से टकराकर उनका पुनः विखंडन कर देते हैं, अपार मात्रा में ऊर्जा, 2 हल्के नाभिक बनते हैं और ये एक प्रक्रिया चेन में, श्रृंखला में लगातार स्टार्ट हो जाती है और इस प्रकार की अभिक्रिया को नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। अभी बता रहे हैं कि नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है और दोनों हमारे लिए बहुत यूजफुल है। तो प्यारे बच्चों, आपने ये देखा किसी भारी नाभिक का 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाना, बट जाना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। प्रत्येक नाभिकीय विखंडन में, ध्यान सुनना, भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन कण की बमबारी होती है और ये भारी नाभिक 2 हल्के नाभिकों में टूटता है, 3 नए न्यूट्रॉन बनते हैं, अपार मात्रा में ऊर्जा मिलती है। देखा यह गया है कि बने हुए नाभिकों का द्रव्यमान भारी नाभिक के द्रव्यमान की तुलना में कम रहता है। इसका मतलब कि भारी नाभिक जो नए नाभिकों में बढ़ता है, संपूर्ण द्रव्यमान नए नाभिकों के रूप में नहीं प्राप्त होता, इसका काफी द्रव्यमान ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होकर मिलता है। माने हमें नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में द्रव्यमान रूपी ऊर्जा मिलती है, बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलती है और यदि एक बार नाभिकीय विखंडन आरंभ करा दिया जाए तो हर बार की नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया से बने हुए नए न्यूट्रॉन बनने वाले हल्के नाभिकों से टकरा कर उनका पुनः विखंडन कर देते हैं और इस प्रकार एक बार विखंडन प्रक्रिया ऑन हो जाने पर विखंडन पर विखंडन पर विखंडन पर विखंडन श्रृंखला में होने लगता है। इसे ही हम नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। अंडरस्टूड है, दिमाग में भर गई होगी बात कि जब भी नाभिकीय विखंडन किसी एक परमाणु का होता है तो अपार मात्रा में द्रव्यमान ऊर्जा के रूप में बदलकर मिलता है, लेकिन यहाँ तो विखंडन आरंभ हो जाने पर विखंडन लगातार हो रहा है और हर विखंडन के दौरान अपार मात्रा में द्रव्यमान ऊर्जा में बदल रहा होगा और इस तरह से नाभिकीय विखंडन की ये जो श्रृंखला अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया के फलस्वरूप बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा मिल जाती होगी। अध्ययन में सरलता है तो नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को 2 तरह से बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। कौन कौन? नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। जब नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया एक बार स्टार्ट हो जाए और हम उसे किसी भी तरीके से कंट्रोल ना कर सके, नियंत्रित ना कर सके, अपार मात्रा में ऊर्जा मिले और संपूर्ण का संपूर्ण नाभिक पूरी तरह से ऊर्जा में बदल कर प्राप्त हो, माने 15 किलो नाभिक लग बैठे और टूटत पूरा नाभिक का द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाए तो अपार मात्रा में ऊर्जा की गेनिंग होगी। आपने कल देखा था कि 1 ग्राम द्रव्यमान भी जब ऊर्जा में बदलता है तो इतनी ज्यादा ऊर्जा मिल जाती है जो 90 खरब जूल के बराबर होती है।
अरबों टन कोयले के जलाने से प्राप्त ऊर्जा के समतुल्य होती है, जिससे हम किसी ट्रेन को 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 10 साल तक लगातार जला सकते हैं, वो भी 1 ग्राम द्रव्यमान से। तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा किलोग्राम द्रव्यमान है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा गेन हो जाएगी और इतनी ज़्यादा ऊर्जा के कारण अपार मात्रा का टेम्परेचर पैदा हो जाएगा, अपार मात्रा की ऊष्मीय ऊर्जा, अपार मात्रा की ध्वनि ऊर्जा बन जाएगी, जो महाविध्वंसकारी हो जाएगी और जन धन की अपार क्षति हो सकती है। तो एक बार फिर से, जब नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया श्रृंखला में होती जाए, विखंडन पर विखंडन हो, तो इस प्रकार के नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया को नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, नियंत्रित और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। नाभिकीय विखंडन की वह श्रृंखला अभिक्रिया जो कि जब एक बार शुरू हो और अल्प समय में ही पूरी तरह से नाभिक के समाप्त हो जाने पर, नाभिक के द्रव्यमान में बदल जाने पर अभिक्रिया जो है रुके या बंद हो, तो नाभिकीय विखंडन की यह श्रृंखला अभिक्रिया अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहलाती है। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में नाभिक का संपूर्ण द्रव्यमान ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। अपार ऊष्मीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, विध्वंसकारी ऊर्जा मिलती है, जिससे जनधन की हानि होती है। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित संयंत्र परमाणु बम है। परमाणु बम अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में ही जो है आधारित है। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में पूरा द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाता है और जो है अपार ऊर्जा मिलती है, और यह अभिक्रिया पलक झपकते समाप्त होती है। मतलब 10⁻³ सेकंड के अंतराल में यह अभिक्रिया समाप्त हो जाती है। बहुत कम समय में पूरा द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाता है। और नाभिकीय विखंडन की वह श्रृंखला अभिक्रिया जिसे हम किसी प्रकार से कंट्रोल कर लें, नियंत्रित कर लें कि अभिक्रिया धीरे धीरे हो और थोड़ी ऊर्जा बनती रहे और उसे हम हटा के यूज में लाते रहें, तो ऐसी नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। बहुत मजेदार लेसन है, मजा आएगी सुनने में। जब नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया में न्यूट्रॉन राक्षस, एक राक्षस होता है जो गुड़ुप न्यूट्रॉन ले लेता है, कैडमियम और बोरान, ये न्यूट्रॉन राक्षस होते हैं। ये न्यूट्रॉन अवशोषक होते हैं, न्यूट्रॉन खा लेते हैं। तो अगर हम कभी श्रृंखला अभिक्रिया के दौरान न्यूट्रॉन राक्षस लग खड़ा हो जाए, आवा पैदा हो गया, लील नहीं आई है, तो जैसे एक विखंडन में 3 न्यूट्रॉन बना, हमारे 2 ठोरक मान लो लील ले, तो एक न्यूट्रॉन बचा, एक ठोरक विखंडन करे, एक ना करे ना, और यहाँ रास्ता में जो है मंदक भय देगी। जानता है कि वरुणवा बहुत तेज दौड़ा था, और वरुण और जो है परवीन का दौड़ाए यहाँ चौक जाएंगे और कहे 100 रुपये की इनाम दे, और हम ही जानता है कि परवीनवा 100 रुपये पाई जाए इनाम में, तो का छोड़ के हम धै ली भाई, और नहीं का छुट्टियाँ बना खर्च करा ले। लेकिन अगर वरुणवा पाई जाए तो अपन अकेले पूरा खर्च करे, हम खाना दे, तो हम दिमाग लगा दे, चला बेटा वरुण परवीन दौड़ा, रास्ता में हम कीचड़ सीचड़ कह दे भाई कि ये कहती दौड़ा चला, परवीन जानता है कीचड़ उचड़ दौड़ लेते दवाई लड़के हैं, वरुण सर जो ना सहेली है न जाए पाइए वो कहती से, तो हम दिमाग लगा दें कि जीते परवीनवा पैसा हो क्या हमारे ऊपर होए समोसा वोसन खर्चा है। तो वैसे ही दिमाग लगा दिन जाता कि जब नाभिकीय विखंडन के श्रृंखला अभिक्रिया होता तो मंदक के प्रयोग कर दिन जाता। भारी जल, ग्रेफाइट, ठोस CO2, क्या क्या बोले यह जनबे ना कहते, ठोस CO2 का आवाज या केमिस्ट्री पढ़त क्या, शुष्क बर्फ, ड्राई आइस को ठोस CO2 को ड्राई आइस कहते हैं। तो शुष्क बर्फ या भारी जल और या ग्रेफाइट जौन कहाँ बा ग्रेफाइट, अरे यार प्रतापगढ़ में कई मंदिर बनी भाई, प्रतापगढ़ का इतिहास है ऐसी जो है किसी जिले में नहीं है। एक तो अजीबोगरीब इतिहास है कि आपका जो ज्ञान मंदिर लव टेम्पल है वो ग्रेफाइट के पत्थरों का बना हुआ है। मनगढ़ वाला जो मंदिर है ग्रेफाइट के जो है पत्थरों का मंदिर बना है। ग्रेफाइट पत्थर ला के कृपालु बाबा बनवाए रहे थे। तो ग्रेफाइट मंदक के रूप में इस्तेमाल होता है। अगर ग्रेफाइट से न्यूट्रॉन गुजरत है तो बेचारे बड़ी मजबूरी में चल पावत हैं, सरक के, माने उनका स्पीड डाउन हो जाता है। तो जैसे यहाँ न्यूट्रॉन बना
अहिया मंदा कड़ा दे तो तुरंत न लड़िए, 2-3-4 घंटा बाद जाग लड़िए, तब तक जाओ ऊर्जा बनी बाव काम निकाल किनारे कह दिए इस्तेमाल वाला लेना। तो अब यहाँ पर ध्यान देखो, यदि नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला क्रिया में न्यूट्रॉन अवशोषक का प्रयोग करें और मंदकों का प्रयोग करें तो नाभिकीय विखंडन की अपक्रिया धीरे गति में और नियंत्रित तौर पर होती है। और ऐसे नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला क्रिया को नियंत्रित श्रृंखला क्रिया कहते हैं। और इस अपक्रिया के पश्चात प्राप्त ऊर्जा को हम रचनात्मक कार्यों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस अपक्रिया पर आधारित संयंत्र परमाणु रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर या नाभिकीय भट्ठी होती है, जहां से बिजली का उत्पादन होता है। तो हमें इसके बारे में भी पढ़ना है, इसके बारे में भी पढ़ना है। तो आज आपने देखा कि किसी भारी नाभिक का 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में बढ़ जाना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। नाभिकीय विखंडन के अभिक्रिया में 3 नए नाभिक, 2 हल्के नाभिक, 3 नए न्यूट्रॉन, 2 हल्के नाभिक और काफी द्रव्यमान ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। एक बार नाभिकीय विखंडन की अपक्रिया करा दी जाने पर यदि विखंडन पर विखंडन श्रृंखला में होता रहे तो इसे नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला क्रिया कहते हैं। और यदि किसी नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला क्रिया को नियंत्रित न किया जा सके, संपूर्ण नाभिक का द्रव्यमान ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होकर प्राप्त हो, तो नाभिकीय विखंडन की यह अपक्रिया अनियंत्रित श्रृंखला क्रिया कहलाती है, जिस पर परमाणु बम बना हुआ है। इस अपक्रिया के पश्चात अपार मात्रा में धन जन की हानि होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा ऊष्मीय और ध्वनि ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और यदि नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला क्रिया को न्यूट्रॉन अवशोषक और मंदक का प्रयोग करके नियंत्रित कर लिया जाए, धीमी गति से संपन्न कराया जाए, तो नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला क्रिया के पश्चात प्राप्त ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में इस्तेमाल किया जा सकता है। और ऐसी अभिक्रिया नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहलाती है। इधर ओके। अब यहाँ बच्चों एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं, 3 नंबर का आता है एग्जाम में। नाभिकीय विखंडन। हम लोग इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। परमाणु बम पढ़ा हुआ है, परमाणु भट्टियों पढ़ा हुआ है, पगलवाज ये घबराना। हाँ पढ़ाएंगे, आई पढ़ाएंगे। हाइड्रोजन बम भी बता देंगे, मेरे पड़ोसी के उड़ जाएंगे। नाभिकीय विखंडन ध्यान दीजिएगा, हम आपको परमाणु बम, हाइड्रोजन बम सब बनाना सिखाएंगे और आप लोग बना के अपने अपने पड़ोसियों पर प्रयोग करिएगा। सबसे ज्यादा दुश्मन पड़ोसी ने होते, क्या समझ किया है बेचारी छोड़। हाँ इधर देखो, नाभिकीय विखंडन और रेडियो एक्टिव विघटन। थोड़ा नाम पढ़ो मन में। विखंडन खंडक खंड हो जाना, विघटन रसे रसे गायब होना है। अब बताइए, विघटन माने विघटित होता है, धीरे धीरे चुकत रहा है। और इनका विखंडन टूट जाए, फर्क है दोनों में। देखो रेडियो एक्टिव विघटन क्या है, आप लोग जो है पढ़े नहीं इस चैप्टर को, कोर्स में नहीं था, नहीं पढ़ा भी देते। जैसे कुछ तत्व तो ऐसे होते हैं कि हवा में खुला छोड़ दिए जाएं तो चमकते रहते, किसी रंग के प्रकाश की किरण छोड़ते रहते हैं, लाल लाल चमकते रहते हैं, नीला नीला या हरा हरा, और धीरे धीरे कम होते रहते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो किरणें उत्सर्जित करते हुए कम होते होते धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं, और निकलने वाली किरणें रेडियो एक्टिव किरणें कहलाती हैं, और ये घटना रेडियो एक्टिविटी कहलाती है, या रेडियो एक्टिव विघटन भी कहते हैं इसको। साइंटिस्टों ने पता लगाया है कि रेडियो एक्टिव विघटन माने रेडियो एक्टिव तत्वों का धीरे धीरे कम होना। जो किरणें निकलती हैं वो 3 तरह की होती है, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें।
तो विघटन रेडियोएक्टिव 3 प्रकार का होता है, अल्फा विघटन, बीटा विघटन, गामा विघटन। यदि किसी तत्व से, रेडियोएक्टिव तत्व से अल्फा किरणें उत्सर्जित होती हैं, अल्फा किरणों का मतलब होता है हीलियम नाभिक 2He4, माने कौन तत्व से 2He4 निकल गया है, माने परमाणु क्रमांक 2 कम हो गया, परमाणु भाग 4 कम हो गया। तो जब किसी रेडियोएक्टिव तत्व से अल्फा किरणों का उत्सर्जन होता है तो नए तत्व का परमाणु क्रमांक 2 कम हो जाता है और परमाणु भार 4 कम हो जाता है, और इस कारण तत्व आवर्त सारणी में 2 समूह पीछे हो जाता है, बैक हो जाता है। इसे अल्फा विघटन कहते हैं। और जब किसी रेडियोएक्टिव तत्व से बीटा किरणों का उत्सर्जन होता है, केमिस्ट्री के जानकार हो, बीटा किरण का मतलब इलेक्ट्रॉन -1E0 माने परमाणु क्रमांक में -1 कम हुए, परमाणु भार में 0 कम हुए, परमाणु क्रमांक में -1 कम हुए माने परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाएगा, परमाणु भार में 9 फर्क। तो जब किसी रेडियोएक्टिव तत्व से बीटा किरणों का उत्सर्जन होता है तो नए तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है, परमाणु भार में कोई फर्क नहीं पड़ता, और तत्व आवर्त सारणी में एक समूह आगे स्थान पाता है। और इसी तरह से बच्चों, जब जो है किसी रेडियोएक्टिव तत्व से गामा किरणों का उत्सर्जन होता है तो परमाणु क्रमांक, परमाणु भार में कोई फर्क नहीं होता, ऊर्जा के मान में कमी हो जाती है। रेडियोएक्टिव विघटन थोड़ा धीरे धीरे होती है, माने अरबों खरबों साल में कतो रेडियोएक्टिव तत्व के 1 ग्राम कम होता है। मतलब अगर जो ना रेडियोएक्टिव विघटन होत बा कौनो तत्व धई दे या कम होत बा, तो मतलब ना बेटा कि 1 किलो धरे तो 1 घंटा बाद चुक जाए, 1 किलो धरे 1 ग्राम 2-4 करोड़ साल में कम हो जाए। अगर तेजी से कम होता रहता है तो दुनिया में यूरेनियम वगैरह दिखावे नहीं पड़ते, कम होता है लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा में। विघटन दर बहुत कम होती है, 10^13, 10^15 पर सेकंड के हिसाब से होती है। तो अब हमको यहाँ पर एक टॉपिक है, नाभिकीय विखंडन और रेडियोएक्टिव विघटन में अंतर, क्या क्या अंतर है तो समझो जरा। नाभिकीय विखंडन में भारी नाभिक 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में टूटता है। रेडियोएक्टिव विघटन में कोई तत्व धीरे धीरे उसका द्रव्यमान क्षीण होता रहता है, कम होता रहता है। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में परमाणु क्रमांक और परमाणु भार आधा आधा हो जाता है लगभग, जबकि रेडियोएक्टिव विघटन में परमाणु क्रमांक या तो 2 घटता है या तो 1 बढ़ता है, और परमाणु भार या तो 4 घटता है, माने अल्फा बीटा तो है तो 2 या 4 के फर्क होता है। नाभिकीय विखंडन बहुत तेजी से होने वाली अपक्रिया है, जबकि रेडियोएक्टिव विघटन और धीमी गति से होने वाली अपक्रिया है। एक बहुत बड़ा अंतर है, नाभिकीय विखंडन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, धीमा कर सकते हैं। रेडियोएक्टिव विघटन के आज तक का तरीका ना बना कि एक कंट्रोल कर सका, एक गति के धीमी की जा सकत, एक गति पे कौनो प्रभाव न लावा जा सकत। ई गति के दौरान अपार मात्रा में ऊर्जा मिलत है, और ई घटना के पश्चात कौनो ऊर्जा ना मिलता, बहुत थोड़ा बहुत ऊर्जा अगर मिलत है मिलत है, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंसेस इन बिटवीन रेडियोएक्टिव विघटन एंड नाभिकीय विखंडन। फिर से एक बार, नाभिकीय विखंडन बहुत तीव्र गति से होने वाली प्रक्रिया है, जबकि रेडियोएक्टिव विघटन अत्यंत धीमी प्रक्रिया है। नाभिकीय विखंडन को हम स्टार्ट करा सकते हैं न्यूट्रॉन की बमबारी करके, लेकिन रेडियोएक्टिव विघटन स्वतः होती है, इसे हम आप स्टार्ट नहीं कर सकते, ये नेचुरल रिएक्शन है और ये आर्टिफिशियल है, समझ में। रेडियोएक्टिव विघटन को हम किसी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते, नाभिकीय विखंडन को हम न्यूट्रॉन अवशोषक और बंधक के द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। नाभिकीय विखंडन को हम बंद करा सकते हैं, रेडियोएक्टिव विघटन को बंद नहीं करा सकते। रेडियोएक्टिव विघटन के दौरान परमाणु क्रमांक और परमाणु भार 2 या 4 या 1 घटता बढ़ता है, इतने अल्प फर्क प्राप्त होता है, जबकि नाभिकीय विखंडन में भारी नाभिक 2 हल्के हल्के में बढ़ जाता है, परमाणु क्रमांक परमाणु भार लगभग आधा हो जाता, और नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया में अपार ऊर्जा गेन होती है, रेडियोएक्टिव विघटन में बहुत अल्प मात्रा में ऊर्जा का प्राप्ति होती है। तो दीज आर द डिफरेंसेस, यही अंतर है। और कल की क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आप लोग जो है अपने अपने पड़ोसियों को सुधारने के लिए बम पाओगे कल।